नमस्कार, IBN 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोयत। इस वक्त हम रोहतक PGIMS के डीन डायरेक्टर ऑफिस के बाहर हैं, जहां MBBS के जो स्टूडेंट हैं उनका धरना चला हुआ है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाज के अलग अलग हिस्सों के लोग हैं। डॉक्टर भी हमारे साथ हैं, समाज के लोग भी हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और जो ये बॉन्ड पॉलिसी सरकार लागू करना चाह रही है या जो लागू की है, जो नोटिफिकेशन निकाले हैं, इसके ऊपर इनसे अलग अलग सदस्य जो अलग अलग संगठनों के इनसे बात करे हैं कि ये क्या चाहते हैं, जो स्टूडेंट बैठे हैं धरने पर उनकी क्या डिमांड्स है और सरकार क्या चाहती है, आखिर क्यों नहीं कर रही। क्योंकि एक बड़ा जो कारण है इसमें, एक मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त आज की तारीख में 13 तारीख है और आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है पूरे देश में। 31.8% बेरोजगारी है हरियाणा की। इसको मान सकते हैं कि हर तीसरा युवक जो है बेरोजगार है। लेकिन डॉक्टर्स को एक चीज़ तो ये है कि इनको जॉब की श्योरिटी जो है वो नहीं दी जा रही है कि आपको MBBS करते ही या ग्रेजुएशन आपकी पूरी होगी तो आपको जॉब देंगे। जबकि स्टूडेंट का क्या है कि वो 2 महीने के अंदर अपनी जो जॉब की श्योरिटी है वो मांग रहे। सबसे पहले जो MBBS के स्टूडेंट हैं उनसे जान लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं और उसमें सरकार क्या रुख अपना रही। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम निहारिका शर्मा है। मैं PGI में सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। हमारा जो ये धरना चल रहा है, ये सरकार ने जो नई नोटिफिकेशन निकाली थी 6 नवंबर 2020 को, उसके अगेंस्ट है। 6 नवंबर 2020 को सरकार ने, जब ऑल इंडिया की पहली राउंड की काउंसलिंग हो चुकी थी, उसके बाद में एक नोटिफिकेशन निकाली थी जिसके तहत हमारी फ़ीस 52,000 से सीधा 10 लाख कर दी गई। 10 लाख को देने के आपके पास 2 ऑप्शन थे, या तो आप पूरे के पूरे 10 लाख दो, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप 80,000 फीस दो और 9,20,000 का सरकार आपको बैंक के द्वारा लोन दिलवाएगी। अच्छा, सरकार उसमें पार्टी बनेगी? सरकार 3 ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होगा जिसके अंदर स्टूडेंट, सरकार या फिर इंस्टीट्यूशन और तीसरा बैंक इन्वॉल्वमेंट होगा। तो सबसे बड़ी हमारी दिक्कत यही है कि बैंक इन्वॉल्वमेंट क्यों है। किसी भी स्टेट की अगर आप बॉन्ड पॉलिसी या फिर कुछ सर्विस बॉन्ड पॉलिसी ले ले तो उसके अंदर ये होता है कि बैंक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वो बाई पार्टी एग्रीमेंट होता है जिसमें सरकार या फिर जो इंस्टीट्यूशन है वो और स्टूडेंट के बीच में एग्रीमेंट होता है कि आपको इतने टाइम पीरियड के लिए सर्विस देनी होगी किसी भी रूरल एरिया में या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। उसके बाद इन्होंने हमारी जो फ़ीस 10 लाख कर दी थी, 9,20,000 अब हर साल 4 साल के लिए करीबन ये 37 लाख हो रहे हैं। तो 37 लाख जैसे अगर किसी कारणवश बच्चा नहीं दे, सरकार ने कहा कि आपको प्राइवेट सेक्टर नहीं जाना है, आपको सरकारी के अंदर ही काम करना है, लेकिन उसके अंदर हमको जॉब सिक्योरिटी भी नहीं दी गई है। जॉब उसके अंदर है कि आपको खुद ही सिलेक्शन करवाना है अपना, जो कि अलग अलग एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं। एग्ज़ाम्स के थ्रू अगर हम सेलेक्ट होते हैं तो हमको जॉब मिलेगी, और जॉब के अंदर भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट जैसे वर्ड्स यूज़ किए गए थे उस टाइम पे। अच्छा, कि अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टाइप की जॉब आपको मिलेगी जी। परमानेंट जॉब की परमानेंट जॉब का कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं कर पाते हो देन इट इज़ द लायबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, यानी जो स्टूडेंट है उसी के ऊपर है कि वो अपनी जो लोन एग्रीमेंट है, लोन का जो इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो खुद पे करे। अच्छा, स्टूडेंट खुद पे करेगा, खुद पे करेगा, सरकार की इंस्टीट्यूट की कोई लायबिलिटी नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं होगी। ठीक है। मेरा सवाल अब आपसे है अरविंद, कि सरकार कह रही है कि 40 लाख रुपए दो, लगभग 40 लाख के आसपास अमाउंट बन रहा है, जबकि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, रोजगार नहीं दे पा रही सरकार, और इनसे 40 लाख रुपए वसूले जा रहे हैं स्टूडेंट को। आप कैसे देखते हो इसको? सरकार, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहता हूँ आपको, सरकार छात्रों को ठगने का काम कर रही है। इस प्रकार के जो बॉन्ड पॉलिसी जो रास्ता उन्होंने अपनाया है, ये बिल्कुल ही छात्रों के अधिकारों के साथ कुठाराघात है, गरीब और कमीरे वर्ग की जेब पर डाका है। ये एक, इससे आप ये देखिए कि गरीब का, कमीरे वर्ग का बेटा कैसे पढ़ पाएगा। 10 लाख की जो पॉलिसी है, एक आम परिवार, एक आम घर के बेटे को तो कोई बैंक लोन देगा नहीं। उसके लिए उसके परिवार को या किसी ऐसे सदस्य को उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, थर्ड पार्टी के तौर पर या फोर्थ पार्टी के तौर पर, जिसकी गारंटी से उसे लोन मिलेगा। उसके बाद आप ये कहते हैं, सरकार ये कहती है कि आपको 7 साल प्रदेश की सेवा करनी पड़ेगी। सभी छात्र वर्ग प्रदेश की सेवा करने के लिए तैयार हैं, पर सरकार के पास ना तो इतनी वैकेंसियाँ हैं। आपने पूर्व में सुना भी होगा, पीछे जो वैकेंसियाँ निकली डॉक्टर की लगभग 1200 या 1300 वैकेंसियाँ थी, उसमें 7,000 डॉक्टर्स ने अप्लाई किया हुआ था। तो आप जॉब गारंटी दे नहीं रहे, उसके बिहाफ पे आप कैसे इस तरह की बॉन्ड पॉलिसी को लागू कर सकते हैं, जहां हम छात्रों से सिर्फ पैसे तो ले रहे हैं, उनको देने के लिए कुछ नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ उनको ठगने का काम कर रहे हैं। हम इस नीति के बिल्कुल खिलाफ हैं। समस्त MBBS छात्र संघर्ष समिति के साथ कंधे से कंधा में
से कंधा मिलाकर हम इनके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी किसी हद तक हम जाना पड़े इस बॉन्ड पॉलिसी को हम वापस कराने का काम करेंगे और छात्रों के लिए संघर्ष करने का काम करेंगे। चंचल, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह से रात को स्टूडेंट को पुलिस ने उठाया, लड़कियों को जिस तरह से घसीट के, लड़कों को घसीट के बसों के अंदर डाला गया और उनकी गिरफ्तारी की गई। स्टूडेंट कह रहे थे कि हमारे केवल चीफ मिनिस्टर से हमें बात करनी है और उसके लिए वो वहाँ पर बैठे थे, लेकिन प्रशासन ने उनको नहीं बैठने दिया। क्या रात को लड़कियों की गिरफ्तारी हुई वो जायज़ थी कानून के अनुसार? बिल्कुल नाजायज़ थी। मैं वकील भी हूँ, वकील होने के नाते भी पहली बात तो जितनी संख्या में यहाँ महिला पुलिस होनी चाहिए थी वो भी नहीं थी, और जो मैंने देखा है वीडियो के माध्यम से जो पुरुष पुलिस वाले थे वो भी जो ये छात्राएं थी इनके साथ अभद्रता कर रहे थे, व्यवहार ठीक नहीं था। और रात को तो आप महिला को थाने में ले जा ही नहीं सकते, कितना ही गंभीर गुनाह हो। दूसरी बात, जो मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं, वो तो अभी अनिल विज के देखा देखी मुख्यमंत्री महोदय रोहतक आए थे कुछ दिन पहले शिकायतें सुनने, और तकरीबन 100 शिकायतें थी, 100 में से 100 को उल्टा जवाब दिया उन्होंने। और रही बात जो पॉलिसी की आप बात करें, तो मैं यहाँ सरकार के आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी मैं स्पष्ट कर दूं कि जो ये पॉलिसी जिसकी कॉपी करना चाहते हैं जॉब गारंटी की, अगर आपको कॉपी करना है तो जो आर्मी में एनडीए में छात्र जाते हैं, सीडीएस में ग्रेजुएशन करने के बाद जो छात्र जाते हैं उसको कॉपी करिए। उसमें क्या है, सिर्फ एक बॉन्ड साइन कराया जाता है कि आप 17 साल आर्मी में जॉब करेंगे, 17 साल से पहले आप छोड़ोगे तो इतनी पेमेंट आपको वापस करनी पड़ेगी। उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, आर्मी की फैसिलिटीज़ आपको पता है, पेंशन तक मिलती है, पूरी फैमिली की श्योरिटी है, इंश्योरेंस है, सब कुछ है, आपका खाना पीना रहना सब सरकार का है, और तनख्वाह भी आज के दिन तो आर्मी की बहुत अच्छी है। तो अगर इन छात्रों को, जो मेडिकल के छात्र हैं, अगर इनको उसी तर्ज पे कोई बॉन्ड पॉलिसी सरकार ऑफर करे तो मैं तो कहता हूँ ये सारे खुश रहेंगे, बढ़िया नौकरी, बढ़िया घर, बढ़िया ठाठ, बढ़िया ये जनता की सेवा करेंगे। लेकिन कर क्या रहे हैं, वो आपने सुना कि 40 लाख रुपए दे दो जी। फिर तो ये यहाँ जो एक गरीब का छात्र जो टेस्ट पास करके कंपटीशन में आके जिसका सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला होता है, क्या वो 40 लाख रुपए दे देगा? दूसरा, आप एक उसकी तरफ बढ़ रहे हो, पूंजीवाद की तरफ। क्यों बढ़ रहे हैं कि आप 40 लाख रुपए इनसे ले लेंगे, नहीं दे रहा तो उससे एग्रीमेंट साइन करा लेंगे बैंक का। दोबारा आपके पास आऊंगा। दीपक है, आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई से। दीपक, जिस वक्त रात को छात्रों की गिरफ्तारी हो रही उस वक्त आप यहीं थे, किस तरह से घसीट के इनको बसों में डाला गया था? क्या आपने आज से पहले भी कोई ऐसा प्रदर्शन हुआ कि छात्रों को इस तरह से, लड़कियों को इस तरह से घसीट के रात के समय बसों में डाला गया, आपने देखा कभी? देखिए, छात्र राजनीति में मेरे को 7 साल हो गए हैं, लेकिन 7 साल में, और जैसा कि चंचल जी ने बताया कि रात के समय में जिस प्रकार से छात्राओं को, और वहाँ पर पुलिस की जो संख्या थी, महिला पुलिस की जो संख्या थी वो मात्र 10 से 15 महिला पुलिस थी, तो जेंट्स पुलिस भी पकड़ कर लड़कियों को खींच रहे थे, कभी उसका पैर खींच रहे थे, हाथ खींच रहे थे। हमने भी विरोध किया। वहाँ पर जो चुनिंदा छात्र नेता थे उनको तो सबसे अलग निकाल दिया गया, अलग पीसीआर में बिठाकर विद्यार्थियों से अलग करने का काम किया। तो सरकार डरी हुई है, सरकार को पता है कि इनकी मांगे जायज़ हैं, किस प्रकार से इन पर प्रेशर बनाया जाए, दबाव बनाया जाए। मैं आपको बता दूंगा कि जो ये शिक्षण संस्था है ये भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में आता है, और यहाँ पर मैक्सिमम जो बच्चे आते हैं सभी टॉप रैंक करके आते हैं। अगर इनके पास पैसे होते तो ये किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते, ना कहीं इतनी भड़क लेनी पड़ती। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब से कोई भी बॉन्ड पॉलिसी से रिलेटेड उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर जो पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं ये निम्न परिवार से, मध्यम परिवार से, किसान मजदूर के बेटे आते हैं। तो यहाँ पर अगर उनको ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी और बॉन्ड पॉलिसी थोप दी जाएगी तो एक किसान परिवार का, मध्यम परिवार का विद्यार्थी कैसे आकर अपनी MBBS की शिक्षा कर सकता है? तो सरकार का स्पष्ट कहना है कि पैसे हैं जिसके पास वो लाइन में खड़े हो जाओ, उनको कोई रैंक से मतलब नहीं है, चाहे वो टॉप करो या ना करो, उसको तो बस पैसे से की रिक्वायरमेंट है। तो हमारी सरकार से यही है कि आप जब तक जिस भी अड़ियल प्रयास से आप अड़े रहो, विद्यार्थी भी यहाँ पर खड़े रहेंगे और हम विद्यार्थियों के साथ अंत तक उनके साथ खड़े रहेंगे जब तक इनका समाधान नहीं होगा। चंचल, लगभग 12-13 दिन से जो बच्चे हैं वो धरने पे बैठे, लेकिन सरकार क्या कह रही है? सरकार कहती है कि अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो हम आपको लोन प्रोवाइड करवाएंगे। ये काम सरकार का, वो किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं करती, लेकिन MBBS के छात्रों के साथ वो एग्रीमेंट कर रही है। मतलब इसके पीछे क्या मंशा है? कि कोई PhD करता है, MBA करता है, उसके लिए सरकार लोन प्रोवाइड करवा रही है, उसमें कोई पार्टी नहीं बनता। लेकिन इनके साथ पार्टी बनाने में मतलब सरकार क्या चाह रही है कि इनके साथ पार्टी बनो, इनसे एग्रीमेंट करवाओ, इसके पीछे मंशा क्या है? सरकार की नीयत है कि हर काम में उलझेड़ा करना। अगर सरकार को बॉन्ड पॉलिसी साइन करनी थी तो सीधा एक एग्रीमेंट हो जाता है कि आप भाई इतने लाख की बॉन्ड पॉलिसी है, आपको फीस तो नॉर्मल लगेगी, हम आपको जॉब गारंटी देंगे।
लेकिन सरकार क्या चाहती है कि उलझेड़ा बना रहे हर चीज़ में, उलझन, हर जगह आंदोलन चलते रहें। कोई छात्र आंदोलन कर रहा है, कोई किसान आंदोलन कर रहा है, कोई और आंदोलन कर रहा है, तो उलझेड़ा। अब देखो, पहले क्या 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे, फिर दूसरा सिस्टम ले आई कि भाई आपको बैंक में थर्ड पार्टी बनना पड़ेगा। तो आप किस्तों पे क्यों कर रहे हो? जो इनके पास अधिकारी बैठे हैं उनके पास ना तो विज़न है और ना ही नीति नीयत, कुछ भी नहीं है। जो सोचते हैं ड्राइंग रूम में अपने एसी कमरों में बैठ के ऐसी नीतियाँ बना देते हैं कि भाई सरकार, असल में क्या है कि व्यापारीकरण करना चाहती है सरकार। आपने देखा होगा पिछले भी, विक्रम डमोलिया साथ खड़े हैं, कि जो प्रोफेसर लेक्चरर्स और उनका भी एक पॉलिसी ले आए थे कि भाई ट्रांसफ़र दूसरी यूनिवर्सिटी में हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या लेके आए थे कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को ग्रांट नहीं, लोन मिलेगा। तो लोन के पीछे क्या मंशा थी कि आप लोन दे दो, फिर इसको घाटे में दिखा के बेच देना प्राइवेट। हाँ, बिल्कुल ये मंशा है। शिक्षा को बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है। शिक्षा ख़त्म होगी तो राज लंबा चलेगा। अगर कोई पढ़ गया तो आंदोलन के रास्ते चलेगा, उसको जानकारी मिलेगी, नॉलेज होगी सब चीज़ों की। तो सरकार देश को बेरोजगार बनाना चाहती है, उसके पीछे क्या मंशा? विक्रम, आपको क्या लग रहा है अभी सरकार देश को बेरोजगार बना, क्योंकि एजुकेशन इनको दे नहीं रही, पैसे लिए जा रहे हैं, बैंक में जो थर्ड पार्टी बनाया जा रहा है, तो सरकार बेरोजगारी फैला के मतलब साबित क्या करना चाहती है? पीछे मंशा क्या है सरकार की? देखिए जी, मैं विक्रम सिंह डुमोलिया, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन। ये बड़ा एक निंदा का विषय इस हरियाणा प्रदेश के अंदर है कि जिस सरकार के अंदर जो उसके सलाहकार बैठे हैं, हम सबसे पहले तो ये कहते हैं जो मुख्यमंत्री को जो इस प्रकार की तुगलकी फरमान जारी करने की जो सलाह दे रहे हैं, वो सीधे तौर पर इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है और निजीकरण की तरफ इनको ले जाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और एक प्रयास है। क्योंकि ये जो शिक्षण संस्थान जहां हम खड़े हैं, ये इंडिया के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन शिक्षण संस्थान है और यहाँ से बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ से निकल के गए हैं और उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी सेवाएं सरकारी संस्थानों में दी है। और आप देख रहे हो कि इस पीजीआई संस्थान में से भी आप जो सरकारी जो डॉक्टर थे, उन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूटों को ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। भाई कोई सही तरीके की पॉलिसी जो सीधी कर्मचारी और संस्थान से जुड़ी हो, जिसके अंदर बैंक की इनरोलमेंट ना हो, एक बॉन्ड पॉलिसी ऐसी हो कि भाई एक शर्त लगा दी जाए कि भाई आपने इस संस्थान की सेवा करनी है। जैसे गुड़िया ने बताया, डॉक्टर शर्मा ने, कि यहाँ 52,000 रुपये फीस थी और कोविड के अंदर उसको बढ़ाकर उसको 10 लाख के ऊपर पहुँचा दिया। यानी कि ये अपने आप में सीधे यानी कि भाई पूंजीपतियों के जो इंस्टीट्यूट है उनको बढ़ाने का प्रयास है, इसको ख़त्म करने का प्रयास है। हम तो सबसे पहले निंदा करते हैं जो 52,000 से जो 10 लाख के ऊपर जिस फीस को बढ़ाया गया, उस फीस को भी कम किया जाए और बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं डाला जाए। इनको वो सुख सुविधाएं दी जाए जिससे ये भारत निर्माण में अपना योगदान दे सके और स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अच्छा काम कर सके। और भाई इस प्रकार के जो तुगलकी जो यानी बैठे हैं सलाहकार, ऐसे सलाहकारों को सरकारी पदों से तुरंत प्रभाव से निष्कासित करना चाहिए। और भाई सरकार ने, हम छात्र नेता होने के कारण उस प्रकार की निंदा भी करते हैं कि किस प्रकार हमारी बहनों को रात के अंदर यानी कि यहाँ पुलिस ने यानी कि जोर जबरदस्ती उठाकर जेलों में डालने का काम किया, थाने चौकियों में बंद करने का काम किया। भारतीय संविधान के अंदर इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि भाई सूरज छिपने के बाद हम किसी बहन बेटी को थाने और चौकी में भी नहीं बुला सकते। लेकिन मुख्यमंत्री इन डॉक्टरों के प्रदर्शन से इतना घबरा गए हैं, इतना डर गए हैं कि उन्होंने सभी कानून कायदों को एक साइड रखकर इन बहन बेटियों की गिरफ्तारी कर अपनी नीचता का परिचय दिया है, जो मैं अपने डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन छात्र संगठन की तरफ से इसकी पूर्णतः निंदा करता हूं। और सरकार को भी अप्रहेंड कर इस प्रकार की माफ़ी मांगकर इस प्रकार की पॉलिसी वापस लेनी चाहिए। डॉक्टर, मैं आपके पास दोबारा आना चाहूँगा। आपने कहा है कि हम 1 साल की अवधि के लिए बॉन्ड करने के लिए तैयार हैं। इसके पीछे क्या है, पूरा क्या है ये? सर, किसी भी स्टेट के अंदर आप देखोगे तो जो सर्विस बॉन्ड है, यानी आप एमबीबीएस करने के बाद में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उस स्टेट के अंदर फ्री सर्विसेज देते हो, तो उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम सर्व करने के लिए रेडी है। लेकिन वो टाइम ऐसा होना चाहिए जो फंडामेंटली राइट हो, जो फीजेबल हो। अब अगर 7 साल है, 7 साल डॉक्टर के करियर के अंदर 7 साल बहुत मायने रखते हैं। उस टाइम पे वो पीजी करते हैं, उस टाइम वो सुपर स्पेशलिटी करते हैं। अगर एमबीबीएस का कोई भी एक स्टूडेंट है, आप उसे
किसी स्पेशलिटी की नहीं सोच सकते उससे। जब कोई पीजी कर लेता है उसके बाद में वो स्पेशलिटी करता है। हमारे प्रदेश के अंदर जो स्पेशलिटी डॉक्टर्स हैं उनकी भी तो ज़रूरत है। अगर ऐसा ही होगा, सारे बच्चे अगर 7 साल के लिए बांध लिए गए तो फिर स्पेशलिटी डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी। कोई यहाँ पर स्पेशलिटी नहीं करना चाहेगा, कोई यहाँ पर MBBS ही नहीं करना चाहेगा। अब ये अगर 10 लाख है तो कौन ऐसा गरीब या फिर मिडिल क्लास बच्चा होगा जो यहाँ पर आना चाहेगा। अब आएंगे वही जो यहाँ पर पैसे दे सकते हैं 10 लाख, तो फिर वो सर्व नहीं करेंगे गवर्नमेंट के अंदर। गवर्नमेंट चाहती है सर्व करवाना, वही नहीं होगा गवर्नमेंट का जो मेन मकसद है। अगर एक सवाल और लूँगा मैं आपसे। अगर सरकार, आप कहते हो कि भाई हम 40 लाख दे देंगे, क्या 40 लाख देने के बाद आप MBBS करते हैं तो क्या सरकार आपको जॉब श्योरिटी दे रही है? भाई आप बॉन्ड पॉलिसी को एग्री कर लो, उसके बाद जॉब श्योरिटी है आपको सरकार की तरफ से? नहीं है, उसमें लिखा ही नहीं है कि हम आपको जॉब सिक्योरिटी या जॉब श्योरिटी देते हैं। उसके अंदर ये कि अपॉन सिलेक्शन, अब सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी नहीं बताया गया है कि किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। अच्छा, बॉन्ड पॉलिसी में ही लूप होल है? बहुत सारे लूप होल्स हैं सर। इसमें एक बड़ी बात जो है वो सामने आई है। एक बड़ी बात यह है कि 40 लाख रुपए अगर बॉन्ड पॉलिसी के लिए स्टूडेंट एग्री भी करते हैं तो भी सरकार जॉब श्योरिटी इनको नहीं दे रही है। मैं आपके पास आऊँगा, मैं जानना चाहूँगा, जब 40 लाख रुपए लेने के बाद भी जब सरकार जॉब श्योरिटी इनको नहीं दे रही है तो इसके पीछे क्या मनसा कि 40 लाख रुपये इकट्ठे कर लो उसके बाद भी जॉब ना दो? मैं अर्जुन SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के जिला प्रधान हूँ। सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो बॉन्ड पॉलिसी है किस पर्पज़ के लिए संस्थानों के ऊपर थोपी जा रही है। सरकार 2020 के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई थी। सरकार ने पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बोला था कि जितनी कमियाँ रही है इस एजुकेशन पॉलिसी को, उन कमियों को सुधारने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया है। लेकिन उसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इस तरह की चीज़ें हैं जिसके कारण फीसें बढ़ाना, परमानेंट भर्ती ना करना और संस्थान को निजीकरण की तरफ धकेलना। और ये जो PGIMS है इसके अंदर भी ये जो 40 लाख का जो बॉन्ड का इशू आज बना हुआ है पूरे देश भर के अंदर, ये ऐसा नहीं है कि सरकार ने एक कागज़ उठाया और उसको फॉलो करवाने के लिए उसको नीचे भेज दिया, ऐसा नहीं है। पूरी सोची समझी साजिश के तहत संस्थानों को ख़त्म करने के लिए। और देखो, एक डॉक्टर जो होता है वो समाज और देश की सेवा करता है। अगर कोई पैसा दे के कोई व्यक्ति किसी काम को करता है तो वो सबसे पहले अपनी भरपाई पूरी करेगा, और वो भरपाई पूरी करेगा तो वो बेहतर इलाज नहीं कर पाएगा, बेहतर समाज को नहीं बना पाएगा। यही एक मंशा है देश और समाज को बिगाड़ने की सरकार की। और जो 40 लाख का जो आप सवाल कर रहे हैं, सरकार श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं दे रही है। सरकार श्योरिटी तो ये भी नहीं दे रही है कि आप जब विद्यार्थी PGIMS के अंदर डॉक्टरी करने के लिए आता है, MBBS करने के लिए आता है, उसको परमानेंट प्योरली उसको टीचर्स मिलेंगे या नहीं मिलेगा, उसको पूर्ण रूप से स्टाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी जो बिल्डिंग है वो पूर्ण रूप से बिल्डिंग उसको बेहतरीन मिलेगी या नहीं मिलेगी। श्योरिटी तो उस चीज़ की भी नहीं है। तो सरकार इस चीज़ की श्योरिटी भी नहीं देना चाहती कि जॉब उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे पहले श्योरिटी तो यही होनी चाहिए कि आपने MBBS कर ली और MBBS करने के बाद एक विद्यार्थी को गवर्नमेंट में जॉब करनी है, जॉब के लिए आपको श्योरिटी करनी चाहिए। लेकिन सरकार तो MBBS करने के दौरान ही 40 लाख का जो बॉन्ड लेकर आ रही है, वो सबसे बहुत ही निंदनीय एक सवाल खड़ा हो गया है। और आने वाले समय भी हम पिछले 2020 के अंदर ये बॉन्ड पॉलिसी आई थी, हम लंबे टाइम से इसका विरोध करने लग रहे हैं और अब भी हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर हम इस चीज़ का विरोध करेंगे। चंचल, एक सवाल मैं आपसे लूँगा। सरकार 40,000 रुपये बॉन्ड पॉलिसी के तहत एग्रीमेंट कर रही है, उसके बाद भी इनको जॉब की श्योरिटी नहीं दे रही है। 40 लाख उसके बाद भी जॉब श्योरिटी नहीं दे रही है। इसके पीछे क्या मनसा है कि 40 लाख ले लो, पैसा इकट्ठा करो, लेकिन रोजगार ना दो? देखो ये, हाँ बताओ आप क्या कह रहे हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है। हरियाणा का कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं होगा जहां पूरे डॉक्टर होंगे। लगभग ये डाटा जो है सरकार ही जारी कर रही है कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी पैसे भी ले रही है, जॉब श्योरिटी फिर भी नहीं दे रही डॉक्टर। आप आज से 15-20 साल पीछे जाओगे ना तो आप देखोगे कि जितने गांव हैं अपने दूर दराज के, सब में डॉक्टर होता था और बाकायदा वो 9 से 5 तक बैठता था और बाकायदा इलाज होता था आदमियों का। अब क्या हो गया है कि अब मंडियां बन गई हैं, बाहर मंडियां बन गई, हॉस्पिटल खुल गए हैं। सरकार ये चाहती है कि आप जो सरकारी संस्थान, सरकार ने नहीं बनाया ये पिछली सरकारों का बनाया हुआ है, इसको बेचना चाहती है। सीधा सा मामला है, बेचना चाहती है। आप ये छात्र हट जाएंगे, ये फीस नहीं देंगे, कहते हैं घाटे में चला गया, बेच दो। जैसे अभी पीछे ऋण देने की बात थी, अनुदान की जगह ऋण। तो ऋण का मतलब ये है कि आपको उस संस्थान को घाटे में दिखाना किसी न किसी तरीके से। अब ये कहाँ से क्या ये जिन निकलाया कि 40 लाख रुपए लो, ऐसा तो कोई फार्मूला था ही नहीं कभी कहीं। और ये सिर्फ एक पैसा इकट्ठा करने का फार्मूला है। इनको सरकार को
कोई डॉक्टर नहीं बनाने से मतलब है, पैसा इकट्ठा करने से मतलब है, और हर चीज़ को निजीकरण की तरफ धकेलने की बात हो रही है। जैसे अभी आज दिन में हमने मीडिया में आवाज़ उठाई, आप भी वहाँ मौजूद थे, कि अभी स्कूलों में जो बच्चा स्कूल से चिराग योजना, क्या चिराग योजना, एक तो आप लैपटॉप बांट रहे हो, टैब बांट रहे हो, लड़कियों को स्कूटी बांट रहे हो, ऊपर से प्रोत्साहन दे रहे हो कि आप प्राइवेट स्कूल में जाओ, तो लैपटॉप तो लेगा सरकार से बच्चा और जाएगा प्राइवेट स्कूल में। तो ये क्या नीति है, समझ सरकार को खुद ही समझ नहीं आ रहा कर क्या रही है वो। विक्रम, आपसे जानना चाहूँगा क्या कहना चाहिए। देखिए, इसमें एक चीज़ और जुड़ गई है, जैसे शर्मा जी ने बताया कि भाई 40 लाख रुपए, जैसे होना तो ये चाहिए कि भाई PGI-MS का प्रशासन और बच्चा जो दाखिला ले रहा है उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन बैंक को थर्ड पार्टी के रूप में इनरोल किया गया है। वो 40 लाख रुपए नहीं, वो 40 लाख रुपए इंटरेस्ट के साथ वसूले जाएंगे, उसमें हम इंटरेस्ट की चर्चा नहीं कर रहे। और हम सरकार का स्वागत करते हैं कि भाई जितने बच्चे इस संस्थान में से पास होके जा रहे हैं उनकी जॉब गारंटी दे, जॉब श्योरिटी दे लिखित में, और वह बच्चों से किसी प्रकार का पैसा ना लेकर सरकार खुद ऐसी व्यवस्था करे कि भाई बच्चों से कोई एग्रीमेंट लिखा जाए संस्थान और बच्चों के बीच में, तो कुछ समझ में आता। लेकिन अगर सरकार जिस प्रकार की नीति के बारे में बता रही है वो सीधे सीधे तौर पर सरकारी शिक्षण संस्थानों पर हमला है। जैसे नांदड़ जी ने बताया कि ये मंडियों के रूप में अस्पतालों का जो निर्माण हुआ है प्राइवेटों का, सरकारी डॉक्टरों का निर्माण करना, भविष्य उनका तय करना, वो इसलिए है कि गरीब लोग वहाँ इलाज करवा सकें, गाँव के अंदर डॉक्टर पहुँच सकें। और जो व्यक्ति सरकार, जो ये प्राइवेट संस्थान है, जो अस्पताल खुले हुए हैं जैसे कोइनोस है और उसको है फॉर एग्जांपल, भाई इनमें हम लाखों रुपए नहीं दे सकते गरीब आदमी, लेकिन सरकार व्यवस्था करती है कि सरकार के माध्यम से डॉक्टरों की नियुक्ति कर उन डॉक्टरों के माध्यम से गरीब लोगों को उनके स्वास्थ्य के बारे में उनको लाभ प्रदान करना। लेकिन ये कहीं ना कहीं ना तो गरीबों तक लाभ पहुंचने देना चाहते और ना ही ये किसी प्रकार से इन डॉक्टरों को इस प्रकार की शिक्षा से महरूम रखना चाहते हैं, उनको यानी कि शिक्षा में आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो हमारे सीधे तौर पे मांग ये है कि भाई जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को या हम ये कहें कि स्वास्थ्य मंत्री को इस प्रकार की एडवाइस दे रहा है, वो पुनः इसका पुनरावलोकन करे, पुनः मूल्यांकन करे, क्योंकि पीछे भी हमने यहाँ के डीन एकेडमिक और पूरी एडमिशन कमेटी को रिप्रेजेंटेशन की यही बात कही थी कि बच्चों के ऊपर किसी प्रकार की आर्थिक कंडीशन ना लगाए जिससे कि भाई इस प्रदेश का गरीब मारा जाए। देखो, इन डॉक्टरों, ये डॉक्टरों की लड़ाई नहीं, ये गाँव में बैठे उन गरीब लोगों की भी लड़ाई है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अपना इलाज नहीं करवा सकते अस्पतालों में, उन लोगों के भी बचाने की कवायद है। समाज के लिए जो प्रदेश के नेता खड़े हैं, ये दोनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस प्रदेश के गरीब लोगों की भी और इन्हें जो नए डॉक्टर हमारे बनने वाले हैं उनके भविष्य की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है अरविंद, दीपक, विक्रम और अर्जुन, आप चारों से एक सवाल है मेरा। MDU के अंदर कोई भी इस तरह की नोटिफिकेशन आती है, कोई इस तरह की बात आती है, MDU में चाहे राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, जब बात विरोध की आती हो तो आप हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते, लेकिन PGI के बच्चे 13 दिन से बैठे हैं, आप इनको समर्थन देने के लिए आ रहे हो, लेकिन यहाँ बैठ के या इनके समाधान की तरफ मेरे को लग रहा है कि अभी तक आपने कोई कदम नहीं उठाया। क्योंकि अगर MDU में हो सकता है तो PGI में क्यों नहीं हो सकता? MDU और PGI के बारे साथ साथ लगते, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि निरंतर इंडियन नेशनल लोकदल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने और हमारी टीम ने निरंतर हमारे डॉक्टर साथियों का, संघर्ष समिति का सहयोग करने का काम किया है, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर संघर्ष करने का काम किया है। ऐसा हो सकता है किसी समय पर शायद अरविंद गोस्वामी यहाँ मौजूद ना हो या फिर माननीय श्री अर्जुन सिंह चौटाला जी मौजूद ना हो, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारा संगठन का कोई साथी या हमारे यूनिवर्सिटी के साथी यहाँ इनके साथ मौजूद ना रहे हों। किसी प्रकार की भी चाहे लड़ाई की बात हो, जिस दिन लाठीचार्ज हुआ उस दिन हमारे अजीज भाई दीपक धनखड़ जी, MDU से भाई सुनील जी और भी बहुत सारे ऐसे साथी थे जो यहाँ इनके साथ मौजूद थे। और चाहे हमने मार्च निकालने की बात हो, प्रशासन को पुतला जला करके उन्हें चिताने की बात हो, निरंतर हम सभी ने मिल करके इसका विरोध करने का काम किया और आगे भी किसी हद तक भी हमें संघर्ष को ले जाना पड़े, हम मेडिकल की जो डॉक्टर्स की संघर्ष समिति है इसके साथ हैं और हर संभव प्रयास करेंगे कि इस बॉन्ड पॉलिसी को वापस लिया जाए, सरकार द्वारा इन छात्रों को निजात दिलाई जाए, इसके गरीब कमीरे वर्ग का बेटा और बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, अच्छी जगह
डॉक्टरी करके अच्छी अपनी सेवाएं दे सके। विक्रम, मेरा सवाल है, जब आप एमडीयू में कोई प्रदर्शन होता है, अगर गेट को बंद करते हो तो एसएचओ का रवैया कुछ और होता है, लेकिन उस दिन रात को जिस तरह से इनको घसीटा जा रहा था वो रवैया कुछ और था। मतलब इसके पीछे मंशा क्या, आप लोग इनके साथ दिल से नहीं खड़े या कई समस्या कहीं और आ रही है? प्रशासन देखिए, मैं बिल्कुल खुल के बताने वाला व्यक्ति हूँ। जैसे ही साथियों को पता चला कि भाई इस प्रकार का प्रकरण पीजीआई के अंदर हो गया है, तो डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन ही नहीं, उसमें चाहे एबीवीपी के साथी हो, चाहे एसएफआई के साथी हो, चाहे आईएसओ के साथी हो, या आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग संघर्ष समिति हो, उन्होंने अपने अपने सत्र के ऊपर बड़ा अथक प्रयास किया। गवर्नर को ज्ञापन देने का काम किया, गवर्नर तक आवाज़ पहुंचाने का काम किया। और ये जो यहाँ आप बता रहे हो कि यहाँ नहीं हो पा रहा है, एमडीयू में पीजीआई में क्या डिफरेंस है? देखिए साथी, मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि पीजीआई एक अलग शाखा है और एमडीयू एक अलग शाखा है। सरकार ने अपनी मंशा कई बार वहाँ पूरा करने की कोशिश की, अपने फरमान थोपने की कोशिश करी, लेकिन वह शिक्षक, नॉन शिक्षक और छात्र तीनों ने एक साथ कंधा मिलाकर उस सरकार के फैसले को एक बार नहीं कई बार वापस करवाने का काम किया है। मुख्यमंत्री के तो छोड़ो, राष्ट्रपति को भी यूनिवर्सिटी में नहीं उतरने देंगे अगर एमडीयू के अधिकारों की कोई बात आती है। यहाँ थोड़ी सी समस्या तालमेल की है कि जो एमडीयू के साथी हैं, आप देख रहे हो कि हम बगैर माइक के यहाँ इनको अपना समर्थन तो दे सकते हैं, लेकिन अपना तरीका इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इन्होंने समर्थन मांगा, समर्थन हमारा साथ है। और ये साथी जिस दिन भी जो जिम्मेवारी लगा देंगे, एमडीयू के साथी और छात्र नेता खड़े हैं, हम इस सरकार को पुनः हिलाने का काम करेंगे। और जो अपने सत्र पर संवैधानिक रूप से हम इनकी मदद कर सकते हैं, वो साथी हम कर रहे हैं। अगर ये आपके साथ तालमेल करते हैं और आपको नेतृत्व देते हैं, आपके साथ तालमेल बनता है, तो कितने दिन में पॉलिसी वापस हो जाए, क्या लगता है? भाई देखिए, एक बार साथ हो, इनका सहयोग दे के देखिए। हम घनी बात तो नहीं, सरकार तक बात पहुंचाने के लिए एक हफ्ता तो चाहिए कि इसको प्रदेश स्तरीय एक आंदोलन बनाकर, इसको एक जन आंदोलन बनाकर, ये कोई डॉक्टर का आंदोलन नहीं, इसको किसान से लेकर गरीब मजदूर दलित तक जोड़ने का काम करेंगे। प्रदेश में हर घराने का बच्चा यहाँ बैठा है, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ केवल ये नहीं कि भाई 700 बच्चे बैठे हैं, 300 बच्चे बैठे हैं, ये लाखों की तादाद का आंदोलन है। आप मान के बैठिए कि आपके चैनल ने आज इस मुद्दे को उठाया है, और गाँव में, शहरों में, कस्बों में जो लोग बैठे हैं, उनकी आत्मा कहीं ना कहीं जागने का काम करेगी कि भाई किस प्रकार हमारे बच्चे 12 दिन से बाहर मच्छरों में बैठे हैं, डेंगू का समय चल रहा है, और भाई सर्दी का मौसम आ रहा है, भाई वो बीमार भी हो सकते हैं और किसी की जान भी जा सकती है। और भाई सरकार का तानाशाही रवैया अब तक नहीं अपनाया है। मैं आपके चैनल से पुनः अपील करता हूं, जितने भी सामाजिक संगठन, जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको पुनः अपना मूल्यांकन करना चाहिए और साथियों से बैठकर एक मंथन करना चाहिए कि क्यों ना इसको हम एक प्रदेश स्तरीय आंदोलन बनाए, क्यों ना रोहतक के सभी शिक्षण संस्थानों के ऊपर ताला लगा दिया जाए, सभी कॉलेजों को बंद कर दिया जाए, और भाई इनको बंद कर सरकार को बताना चाहिए कि ये केवल डॉक्टरों का मुद्दा नहीं, ये प्रदेश का मुद्दा बन गया है। और आप समाधान देखोगे कि जल्द से जल्द होने का काम होगा। क्या कहोगे चंचल? देखिए मोहित जी, मैं डॉक्टर यहाँ खड़े, इनके प्रतिनिधि भी खड़े हैं, मैं आपके माध्यम से भी और इनको भी ये कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलाएं, और जो भी इनको समर्थन देने आता है उसका समर्थन लें और उसको साथ जोड़ें। क्योंकि जब तक कोई भी आंदोलन जब चलता है, जब पूरा समाज का हर वर्ग उसके साथ जुड़ता है। मैं अपनी मेरा जो संगठन है वह खापे मेरे से जुड़ी हुई हैं, और सामाजिक संगठन जो जुड़े हुए, जो हम अन्य आंदोलन करते हैं उनमें इकट्ठे होते हैं, वो सब आना शुरू हो जाएंगे। और एक बार एक मुहिम बन जाएगी, जो विक्रम भाई ने बोला, तो सरकार को झुकने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूँ, हम तो मुट्ठी भर थे जब हमने 2.5 महीने तक आंदोलन चलाया और 1,57,00,000 रुपये तनख्वाह दिलवाई। तो ये एक सबको, मैं इनको भी कह रहा हूँ कि ये परहेज ना करें, जो भी आए उसको साथ जोड़ें, उसका फ़ोन नंबर लें, उसके साथ जोड़ें, उसको बुलाएं, एक इसको मुहिम बढ़ाएं। क्योंकि ये आज इनके साथ दिक्कत है, कल को पूरे समाज के साथ ऐसी दिक्कत होने वाली है। कोई और नई पॉलिसी ले आएगी सरकार, जब सरकार को पता चलेगा कि सारा समाज इनके साथ खड़ा है, तो फिर इस तरह की दिक्कतें आगे आएंगी नहीं। डॉक्टर शर्मा, आपसे आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा कि आप क्या चाहते हैं, आपकी जो मेन डिमांड्स है सरकार से, क्या चाहते हैं ताकि पब्लिक को भी पता चले, पब्लिक आपके साथ जुटे? हमारी पहली डिमांड ये है कि हमारी जो बॉन्ड पॉलिसी हमारे ऊपर लगाई गई है पूरी तरह गलत है और इसे वापस लिया जाए। ठीक है, इसके अलावा जो ESIC में जिस तरह से बॉन्ड पॉलिसी लगी हुई है उस तरह से लगा दी जाए, जिसके अंदर 1 साल का सर्विस बॉन्ड होता है और 5 लाख उसकी जुर्माना अगर सर्विस ब्रीच पेनल्टी होती है। अच्छा, सर्विस ब्रीच पेनल्टी 5 लाख रुपए जी, वो आप चाहते हैं, वो लागू? जी।
तो ये सब जो हैं अलग अलग संगठनों के छात्र नेता थे, अलग अलग डॉक्टर साहब भी हमारे साथ थे, सामाजिक लोग थे वो भी हमारे साथ थे, और हर किसी ने अपनी बात रखी है। हर कोई चाहता है कि समाधान हो, क्योंकि पिछले 13 दिन से PGIMS के जो डीन और डायरेक्टर हैं उनके ऑफिस के बाहर जो है स्टूडेंट धरने पर बैठे हैं। चंद दिन पहले मुख्यमंत्री और गवर्नर का PGI में आना हुआ था, उससे ठीक एक रात पहले उसी रात को जो स्टूडेंट थे उनको घसीट के जो उनकी गिरफ्तारियां ली गई थी। आप लोगों से अपील रहेगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये पूरे हरियाणा में चल रहा है, ये करनाल में भी चल रहा है, मेवात में भी चल रहा है और ये खानपुर में भी चल रहा है। और रोहतक PGI में लगभग 700 के करीब जो स्टूडेंट है वो धरने के ऊपर लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन PGI का जो प्रशासन है उसने इन स्टूडेंट को डराना शुरू कर दिया है कि उनके घरों पर नोटिस भेजने शुरू कर दिया कि अगर आपकी अटेंडेंस नहीं होगी तो आप एग्जाम देने से वंचित रह सकते हो। तो किस तरह से जो सरकार पूरे सिनेरियो को देख रही है, स्टूडेंटों ने अपनी अपनी बात रखी कि होना क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तस्वीर आप IBN24 पर रोहतक PGI से देख रहे थे। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।